हाँ जी बच्चों, तो अब जो हमने अभी भी थ्योरम की स्टेटमेंट समझी है, अब हम उसका प्रूफ करने लगे हैं। इसका प्रूफ दूसरे प्रूफ से थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसलिए आपने ध्यान से देखना है। वो कहता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले वो क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एस इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, वेयर ए माइनस बी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बच्चों हमने ये ले लिया है, हमने कहा इसके अंदर a माइनस बी एक्स वो तमाम के तमाम सेट्स हैं जो कि रिमाइंडर्स का सेट है। जब हम a और b को आपस में एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर्स बचते हैं, हमने कहा s के अंदर वो तमाम के तमाम रिमाइंडर्स हैं। जैसे जहां पर कोई से दो नंबर ले लिए हमने, a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 2। वो कहता है जब हम 13 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 12 और नीचे के बाद जाता है 1। तो मैं इसे यहाँ पर लिख सकती हूँ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर a क्या था, 13 था, b क्या था, 2 था। तो इसके अंदर जो हमें क्वेश्चन मिला है वो क्या है, 6। जो हमें रिमाइंडर मिला है वो क्या है, 1। तो हमने कहा ये इससे कंपेयर करके हम देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने एलिमेंट्स रखे हैं वो कौन से रखे हैं, हमने कहा दो नंबर्स जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिमाइंडर या एक ही हमें सेट मिले। हमें काफी सारे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से काफी सारे रिमाइंडर्स मिल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमने 13 को 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या है, 1। ठीक है, इसी तरह जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, हाँ जी बेटा मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने कहा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है मेरे पास। s के अंदर वो तमाम के तमाम सेट्स हैं जिसके अंदर रिमाइंडर्स एग्जिस्ट करते हैं। जब हम दो नंबर्स को एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर्स का सेट होता है उसे हम कह रहे हैं s। हमने यहाँ पर इसकी नोटेशन बनाई है और मैं बताती हूँ आपको ये नोटेशन कैसे बनी है। यहाँ देखो हमने यहाँ पर 13 और बी दो खुद से एलिमेंट्स ले लिए हैं। ठीक है, ये सारा रफ वर्क में आएगा, ये आपका थ्योरम नहीं है। थ्योरम सिर्फ ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला है। ठीक है, जहां मैंने आपको समझाने के लिए ये पोर्शन लिखा है ताकि आपको बाय एग्जांपल भी इस प्रूफ की समझ आ सके। तो बच्चों ये देखो यहाँ पर है a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 2। तो जब आप इसको एक दूसरे से डिवाइड करते हो तो 2 6 12, वापस आपके पास रिमाइंडर क्या बचा है, 1। तो अब सिर्फ ऐसा नहीं है, ये तो एक रिमाइंडर बचा है ना। वो कहता है जब आप काफी सारे नंबर्स को यानी दो नंबर्स को a और b को जब आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हो तो उनके एक से ज्यादा रिमाइंडर्स आते हैं। कैसे, देखो ये 13 को मैंने जब 2 से डिवाइड किया, यहाँ आया 1। इसी 13 को जब मैं 2 से डिवाइड करूं और 5 का मल्टीपल ले लूं, मतलब 2 5 जार 10, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है, 3। इसी तरह मैं कहूँ 2 4 जार 8, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5। तो ये जो 1 है ये इसका लीस्ट रिमाइंडर है, लेकिन ये जो बाकी सारे हैं ये भी तो इसके रिमाइंडर्स है ना। यानी 13 को हम और किस तरह देख सकते हैं, अगर मैं इसको 2 3 जार 6 कह दूं तो इसका आंसर अब क्या आएगा, 7। तो ये भी इसका रिमाइंडर है। अब डिपेंड करता है कि हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो कहता है ये a माइनस बी एक्स वो तमाम मेंबर्स हैं जिनका जो कि रिमाइंडर्स हैं इसके, जब हम a और b को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने देखा 13 और 2 को जब मैंने 6 के हिसाब से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया। 13 को मैंने 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो मेरे पास 3 आंसर आया। फिर 2 को 4 से करके देखा, इसका 5 आंसर आया। फिर 2 को 3 से करके देखा, इसका आंसर 7 आया। तो इसका मतलब इसके अंदर काफी सारे रिमाइंडर्स एग्जिस्ट करते हैं। डिपेंड इस बात पर करता है कि आप कौन सा मेंबर चूज कर रहे हो। ठीक है, तो हमने एस के अंदर वो तमाम मेंबर्स लिए जो कि क्या है, रिमाइंडर्स हैं। और रिमाइंडर्स को लिखने का क्या तरीका होता है, a माइनस बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि ये सेट है तमाम के तमाम रिमाइंडर्स का जब दो नंबर्स a और b एक दूसरे से मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं जो जो बचता है हर दफा ये उसका सेट है। अब ये सेट आपने सबसे पहले जहन में रखना है, इसकी नोटेशन आपको याद करनी पड़ेगी। वो कहता है कि वो सेट है रिमाइंडर्स का विच आर डिवाइडेड बाय ए एंड बी। वो कहता है ये याद रखें कि एस नॉन एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अब देखो नॉन एम्प्टी कब होगा, नॉन एम्प्टी तब होगा जब ये एग्जैक्टली प्रॉपरली एक दूसरे से डिवाइड करते होंगे। जैसे फर्ज करें मैं 12 और 2 लेती हूँ तो 2 6 आर 12, तो इसका रिमाइंडर क्या बचा, 0। ठीक है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो हमेशा आपने ये याद रखना है कि हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जिनके अंदर, एक मिनट बच्चों,
हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। तो 12 और 2 तो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन आपने वो वाले नंबर्स देने हैं जो एक दूसरे से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो वो कहता है जरूर ये बात जरूर होगी कि हमेशा कि एस जो है वो नॉन एम्प्टी नहीं होगा, यानी कोई ना कोई रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा इसका हमेशा। उसके बाद बच्चों यहाँ जो मैंने एग्जांपल ली थी इसमें ये पहली दफा 1 आया था, फिर 3 भी था, फिर 5 भी था। तो इसका लीस्ट रिमाइंडर क्या था? 1। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, हम लेट कर लेते हैं इस एस में कोई लीस्ट मेंबर होगा जिसको हम कह देते हैं आर बिलोंग्स टू एस। अब क्योंकि वो आर जो है वो हमने इसी से उठाया है, तो इसका मतलब आर भी किस टाइप का होगा? ए माइनस बी एक्स का। तो मैंने यहाँ लिख दिया लेट आर इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स। और ये हमें पता है कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है हम वो वाले मेंबर्स ले रहे हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। रिपीट बच्चों मैं आखिर में करूंगी, अभी आपको जो जो समझ आ रही है आप एक दफा देखो, फिर उसके बाद मैं एंड पर एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। जहां पर आपके पास नेक्स्ट आर इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स लिया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हमारा काम यह है कि हमने इसके अंदर से क्यू और आर फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर कह दिया कि इस x को हम q से रिप्लेस कर देते हैं, और q हमारा यहाँ पर क्या होगा? ये वाला 6। मैम r इक्वल टू 0 नहीं होगा। r इक्वल टू 0 नहीं होगा बच्चों, क्यों नहीं, क्यों होगा? ये r 0 के इक्वल क्यों होगा, आप मुझे बताएं। हमने अभी भी पढ़ा कि वो हम उन दो नंबर्स की बात कर रहे हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और उनके लिए हमने ये पूरा का पूरा सेट आर लिया है, लेकिन हमने यहाँ पर रियल नंबर्स के अंदर जो हमने रिमाइंडर्स का सेट जो बनाया है, जो हाँ यहाँ पर जो आपने रिमाइंडर्स का सेट बनाया है वो ऐसा सेट है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी हमने नंबर्स दो ऐसे लिए हैं, बताती हूँ बेटा बताती हूँ, हमने दो नंबर्स ऐसे लिए हैं जो एक दूसरे से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमने रिमाइंडर्स का सेट बनाया है, वो हमने सेट के अंदर एक स्पेशलिटी ऐड की है, वो क्या है? ए माइनस बी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी हम बात उन वाले सेट्स की कर रहे हैं जिनके लिए रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं बचता। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस सेट की, तो इस सेट में हमने जनरली वो तमाम मेंबर्स लिए हैं जिनके लिए रिमाइंडर 0 भी आता है, लेकिन बस रिमाइंडर को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब -1 -2 इस फॉर्म का रिमाइंडर ना हो। बाकी हर टाइप का रिमाइंडर आप ले सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने जो बात की थी वो ए और बी की तब की थी जब वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये जो सेट है, इस सेट के अंदर तमाम रिमाइंडर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो तमाम रिमाइंडर्स जब आ रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं, तो जनरल बात के लिए हमें हर तरीके को देखना होगा, हर चीज को देखना होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी क्या वो होल्ड करता है या नहीं करता, ये हम एंड पर जाकर इसको देखते हैं आंसर के हिसाब से कि इसका आंसर क्या आएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मैंने यहाँ पर देख लिया उसके बाद, क्योंकि मुझे आर तो पता लग गया, अब मुझे क्यू चाहिए, तो मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया क्यू से। जैसे कि यहाँ पर भी वो कह रहा है कि एक्स जनरल बात हो रही थी, अब हम आर और क्यू की बात कर रहे हैं, तो क्यू इज स्पेसिफिक, ठीक है। क्यू इज फॉर दिस स्पेसिफिक आर, यानी क्यू और आर अब हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो मैंने आर इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स की जगह क्या लगा दिया? आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। उसके बाद मैं बी क्यू को इस तरफ ले आई, तो मेरे पास बन गया आर प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए, यानी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ही हमने प्रूव करना था, पहली चीज तो हमारे पास हो गई है प्रूफ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा इतने पोर्शन को रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमने दो सेट नंबर्स लिए ए और बी। हमने कहा जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास जो सेट आता है रिमाइंडर्स का उसको मैं एस कंसीडर कर रही हूँ। अब जो हमने ए और बी लिए हैं, जनरल बात कर रहे थे, तो हम ए और बी वो वाले लेते हैं जिसके अंदर वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते। लेकिन जब हम इस एस रिमाइंडर की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली हमने वो वाले तमाम रिमाइंडर्स का सेट लिया है जिसके अंदर ए माइनस बी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो हमने कहा ये रिमाइंडर्स हैं वो उन तमाम नंबर्स के जब हम ए और बी को डिवाइड करते हैं। और इसके अलावा वो कहता है एस को एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि एस के अंदर कोई मेंबर एग्जिस्ट ही ना करे। उसके बाद वो कहता है लेट आर बिलोंग्स टू एस बी लीस्ट एलिमेंट।
हमने कहा ये जो रिमाइंडर्स का सेट है इसमें एक लीस्ट एलिमेंट होगा। साइड पे एग्जांपल में देखें, 2 को 13 से डिवाइड किया तो आपके पास 2 और 13 डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बच गया, 1। इसी को जब हम 5 से करते हैं रिमाइंडर क्या बचा, 3। इसी को जब हम 4 से करते हैं रिमाइंडर क्या बचा, 5। 1 3 5 ये सब इसके रिमाइंडर्स हैं। इसमें से सबसे छोटे वाला रिमाइंडर कौन सा है, 1। तो हम कहते हैं लेट आर बिलोंग्स टू एस बी लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट कौन सा हो गया, आर। अगर आर इसका रिमाइंडर है तो उसको भी इसी फॉर्म का होना चाहिए, ए माइनस बी एक्स की फॉर्म का। तो मैंने लेट कर लिया आर इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स। अब क्योंकि हमने आर की बात की है, स्पेसिफिक बात की है, तो आर के हिसाब से हमें कोई ना कोई क्यू भी मिलेगा। तो हम इस एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, क्यू। और यहाँ पर इस केस में 1 रिमाइंडर, क्यू क्या है, 6। तो हम इस 6 की बात कर रहे हैं, ये एज अ क्यू बिहेव कर रहे हैं। तो हमने कहा आर और क्यू स्पेसिफिक है, इसका मतलब हम x की जगह पर r पुट कर सकते हैं। जब मैंने इस x की जगह पर r पुट किया तो मेरे पास बन गया r इज इक्वल टू, मेरे पास बन गया r इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू। अब मुझे मेन फॉर्मूला जो गिवन है, जो हमने प्रूव करना है, उसमें a एक साइड पर है तो मैं लिख सकती हूँ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यही हमने प्रूव करना था थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसी को हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, डिविजिबिलिटी थ्योरम भी कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना था। अब जो इसकी लास्ट चीज है वो क्या है, अब हमने प्रूव ये करना है 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो यहाँ हम चेक करने लगे हैं कि हमें ये तो पता है 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, वो तो हमें यहाँ से ही पता लग गया कि अगर हम इसके लिए भी ग्रेटर देन 0 के लिए, इक्वल देन 0 के लिए भी प्रूव करें तो होल्ड कर जाती है। अब हमने देखना है कि क्या आर छोटा है बी से। हम उल्टा सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं नहीं, आर जो है वो हमारे पास बड़ा है बी से। अब अगर आर बी से बड़ा है, ठीक है, तो हम इसको इधर लेके जाएंगे अगर, तो हम दोनों साइड्स पर माइनस बी कर सकते हैं। तो यहाँ बन जाएगा आर माइनस बी, यहाँ बन जाएगा माइनस बी, दोनों तरफ से कैंसिल हुआ यहाँ पर, तो यहाँ क्या रह गया 0, यहाँ क्या रह गया आर माइनस बी। अब इस r की वैल्यू हमने यहां से देखी थी, r इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। तो मैंने इस r की वैल्यू यहां पर पुट की, a माइनस बी क्यू माइनस बी। यहाँ इन दोनों टर्म्स में से b कॉमन आ गया, आपके पास बच गया q प्लस 1। अब अगर हम देखें तो ये वैसी ही फॉर्म बन रही है जैसी कि आपके पास सेट ऑफ रिमाइंडर्स में थी। और सेट ऑफ रिमाइंडर्स क्या कहते थे, हमें सेट ऑफ रिमाइंडर्स में ये पढ़ा था कि उसके अंदर तमाम मेंबर्स हैं जो कि किस फॉर्म में है, a माइनस बी एक्स की फॉर्म में। तो यहाँ भी जो आंसर आया है वो किस फॉर्म में आया है, a माइनस बी इंटू क्यू प्लस 1। तो q प्लस 1 को हम एज एन x कंसिडर कर सकते हैं ना, तो ये इसी फॉर्म का आ गया है a माइनस बी एक्स। इसका मतलब ये सेट ऑफ रिमाइंडर्स को बिलोंग करता है। अगर ये सेट ऑफ रिमाइंडर्स को बिलोंग करता है तो ये किसके इक्वल था, आर माइनस बी के। अब आर माइनस बी इज लेस देन आर, हमारे पास कंडीशन आ गई है, जो कि एक गलत कंडीशन है। क्योंकि देखो कोई कभी ऐसा पॉसिबल है कि 4, अगर हम कहते हैं 4 सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है, तो 4 में से मैं कुछ माइनस करूं, कुछ भी माइनस करूं, ठीक है, तब भी वो उससे छोटा रहेगा क्या, छोटा रहेगा ना बच्चों। देखो हमने आर कौन सा मेंबर लिया था, लीस्ट लिया था, यानी हमने कहा था आर से छोटा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर हमें पता लग गया है कि आर से भी छोटा एक मेंबर एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमने कहा था आर जो है वो एक लीस्ट एलिमेंट है। तो इसलिए अगर हम r को ग्रेटर सपोज करेंगे तो हमारे पास r लीस्ट नहीं रहेगा, बल्कि r से भी छोटा एक मेंबर हमें मिल जाएगा, जो कि गलत बात है। इसलिए हम कहेंगे कि r छोटा नहीं होगा, बल्कि हमेशा हमारे पास क्या होगा, b से बड़ा होगा, यानी b बड़ा होगा, r जो है वो छोटा होगा। ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। अब आप लोग एक बार, मैं आपकी स्क्रीन पे शो करती हूँ, आप लोग ध्यान से इस थ्योरम को पढ़ो। फिर मैं इस थ्योरम को एक बार और रिपीट करती हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगी, ताकि आप लोग एक बार ध्यान से इसको देख सको। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लें।
मिड्स का सिलेबस कितना है? ये कौन सोया हुआ बच्चा है जिसको अभी तक मिड्स का सिलेबस नहीं पता? हाँ जी, हमने एक्स की जगह क्यों क्यों पुट किया है? मैंने आपको कहा कि हमने एक्स जो है वो जनरल बात की है सारे के सारे एलिमेंट्स की, लेकिन जब हम कोई एक स्पेसिफिक रिमाइंडर की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर, जब हमने यहाँ पर बात की थी, एक मिनट बेटा मैं जूम कर लूं पहले। देखो यहाँ पर जब हमने बात की थी इस वाले रिमाइंडर की, तो हर एक रिमाइंडर के लिए हमारे पास एक डिफरेंट क्वोशंट आ रहा था। 1 के लिए 6, 3 के रिमाइंडर के लिए 5, 5 के रिमाइंडर के लिए 4 क्वेश्चन आ रहा था। तो जब हमने लीस्ट रिमाइंडर की बात किया, लीस्ट रिमाइंडर कौन सा था? 1। तो इस 1 के लिए एक स्पेसिफिक ही क्वेश्चन है ना। ये तो नहीं है कि 1 रिमाइंडर के लिए हमें 5 भी क्वेश्चन है, 4 भी क्वेश्चन है, नहीं। जो सा रिमाइंडर है उसके लिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्यों? समझ आई? बच्चों मिनट्स का सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप तो मुझे खुद भी भूल गया मैंने क्या बताया था। ठीक है बच्चों, इसको आपने एक बार ना बाय हैंड भी सॉल्व, मतलब जैसा ये है ऐसे इसकी एक बार प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है? 168, ओके, 168 चैप्टर होंगे जो मैंने आपको उस टाइम बताए थे, वही वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब ये थ्योरम्स है इसके। आज के लिए मैं आपको ज्यादा काम नहीं दे रही, जो थ्योरम्स थे आप पहले उसी की प्रैक्टिस कर लो, फिर हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड ना जो हमने आज क्वेश्चंस करने थे लेकिन मैं आज नहीं करवा रही, ठीक है? मैं इसीलिए आप पर छोड़ रही हूँ। और बच्चों एक और बात, मैंने आपको यहाँ पर जो आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए थे उसमें बाइनोमियल थ्योरम वाले क्वेश्चंस दिए थे, इंडक्शन वाले। इंडक्शन वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। अटेंडेंस लेते हैं बेटा, ले लेते हैं अटेंडेंस। असाइनमेंट में इंडक्शन क्वेश्चंस थे ना? बाइनोमियल दिए थे, इंडक्शन वाले दिए थे? इंडक्शन नहीं था, अच्छा। वैसे वो चैप्टर कौन सा वाला बनता है? 8 चैप्टर ही बनता है, 8.1 नहीं थी दी मैंने आपको? ठीक है बेटा। अच्छा, 8.1 जो आपके पास फर्स्ट ईयर का टॉपिक था उसके अंदर 8.1 है बच्चों। और वो जो 8.1 है वो ही सेम आपने करनी है। ये जो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे ना, इसके बाद जब हम फर्स्ट डे कॉलेज आएंगे तो मैंने आपके वो 8.1 के नोट्स चेक करने हैं, आप अपने रजिस्टर्स के ऊपर ही बना लेना, ठीक है? 8.1 फर्स्ट ईयर वाली, इंडक्शन वाली, उसका मैं आपको एक लिंक यूट्यूब से भी सेंड कर दूंगी ताकि आपको फिर से रिमाइंड हो जाए क्या पढ़ा था उसमें आपने। तो 8.1 करने के बाद आपने, जी ठीक है, 8 पॉइंट, क्या बोल रही हैं आप? कल वाला लिंक भी मैम, कल वाला लिंक कौन सा कल वाला बेटा? हाँ वेन डायग्राम बच्चों, आप मुझे ना, असल में ग्रुप में इतने नोट्स आते हैं, मैं रात को अटेंडेंस देखती हूँ, तो इतने सारे नोट्स होते हैं कि आप लोगों के ऐसे मैसेजेस स्किप हो जाते हैं ना। तो ठीक है, मैं आपको ना सेंड कर दूंगी दोनों ही, लेकिन आपको मैं कल सेंड करूंगी, ठीक है? अगर हाँ, आज शाम तक या फिर कल सेंड कर दूंगी। तो बच्चों जो आपने 8.1 है ना फर्स्ट ईयर की, वो करनी है। और वो करने के बाद ना, यहाँ से जब आप वो कर लोगे ना कंप्लीट, तो आपने इस वाली जो चैप्टर नंबर 5 है ना, चैप्टर नंबर 5 की 5.1 है, ये चैप्टर नंबर 5 है, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इंडक्शन इंडक्शन की है, ठीक है? तो वो आप 8.1 के जब सब क्वेश्चंस कर लोगे तो उसके बाद आपने यहाँ से फॉर अपनी प्रैक्टिस 3 to 8 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रैक्टिस के लिए आपने अपने क्वेश्चंस करने हैं 8.1 की करने के बाद। चैप्टर नंबर 5 है ये, ठीक है? मैं अभी आपको ना एक मैसेज ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको वो यूट्यूब वाला लिंक भी, दोनों लिंक्स भी सेंड कर देती हूँ, वेन डायग्राम्स वाले भी और ये भी, ठीक है? तो ये आपने मुझे फर्स्ट डे आफ्टर ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने आपका ये काम चेक करना है, ठीक है? ओके बच्चों, आप जल्दी से अटेंडेंस लगा लो ताकि मैं नोट करूं, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप अटेंडेंस लगाते जाओगे वैसे वैसे मीटिंग एंड कर सकते हो आप लोग, मतलब आप लेफ्ट करते जाना, ठीक है, अपनी अटेंडेंस लगा के।